सो हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द क्लास और स्वागत है आपका एक और बेहतरीन क्लास में। और वैसे मैंने ये बोला था कि ये वीडियो मैं तब लॉन्च करूंगा जब 1K सब्सक्राइबर्स होंगे, तब ऐसी वीडियोस बेसिकली आएंगी, है ना। क्योंकि ये मैंने माइंड मैप का वीडियो सोचा था बनाने का, इसमें काफ़ी नोट्स भी मेरे हैं पुराने वाले, ठीक है, तो वो मैंने इसमें डाला हुआ है। तो ये वीडियो क्या होने वाली है उसके बारे में पहले समझ लो। ये वीडियो रिविजन पर्पस के लिए है कि पूरी जो क्रोनोलॉजी है 1905 से, मतलब प्री इंडिपेंडेंस टाइम की, है ना। इसमें हम पोर्टुगीज और इंग्लिश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस का जो पूरा टाइम पीरियड है, उसको मैंने कोशिश की है कि मैं आपके दिमाग में फिट कर दूं, ठीक है। एक एक डेट, एक एक इवेंट जो है मैंने दिमाग में आपके फिट करने की कोशिश की है 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर में, है ना। यही मेरा मोटिव है इस वीडियो से, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 1K सब्सक्राइबर होंगे तब मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा, बट मैंने कोशिश बहुत की, मेहनत बहुत की, बट हुई नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन उस चक्कर में, मेरे लालच के चक्कर में आपको पढ़ाई रुकना चाहिए, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, ओके। और देखो, और अगर आपको पसंद आए, मेरा एफर्ट पसंद आए, तो आप जो है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। और बीपीएससी स्पेशल की मैराथन कल आ जाएगी। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, उसका मतलब आज 27 नवंबर है जब मैं वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। तो 28 नवंबर को बीपीएससी की मैराथन आ जाएगी, वो आप देख सकते हैं। और इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके इसको रिविजन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और देखो, है ना, बताना जैसा लगे। और सब्सक्राइबर अगर 1K करवा सकते हो तो करवा दो, है ना। दैट विल बी बिग हेल्प फॉर मी। थैंक यू। सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिस्ट्री माइंड मैप क्लास में, मॉडर्न हिस्ट्री की माइंड मैप क्लास में। ओके, सो ये क्लास तो मैं लेके नहीं आ रहा था। मैंने कहा था कि 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब ये क्लास हम करेंगे, बट 1K तो हुए नहीं अनफॉर्चुनेटली, कोई बात नहीं, है ना। खैर, ये क्लास इंपॉर्टेंट थी आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए क्लास ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए, ये क्लास जो है वो बाइलिंगुअल होगी, मतलब दोनों भाषा में है, दोनों भाषा में क्लास होगी, ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास होगी। दूसरी बात, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आती है, किसी भी एग्जाम की, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आती है, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तीसरी बात, पीडीएफ कहां मिलेगा सर? पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे। तो मेक श्योर करें कि @GKGSY आयुष टेलीग्राम चैनल है, वहां ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर इसमें क्या होगा। इसमें होगा आईएनसी, हम पढ़ेंगे आईएनसी के बारे में। इसमें होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा। इसमें होगा जितने भी क्रोनोलॉजी में इवेंट्स हुए हैं 1905 से 1947 में, इसमें इस वीडियो में सब कुछ होगा। ये वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, जितना भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो सकता है वो मैंने कवर कर दिया है। मतलब अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आप डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ गए क्या होने वाला वीडियो में, है ना। अगर कंसेप्चुअल की बात करते हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, बट ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस क्लास को पूरा एक बार में देखेंगे ताकि सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। चलो, इसके रिगार्डिंग और भी मेरी कई सारी वीडियोज है चैनल पे, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। चाहे जैसे गवर्नर जनरल की वीडियो है, वाइसरॉय की वीडियो है, सारी मैराथन्स है ना, और आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशन की वीडियो है, ठीक है। इसमें मैं सब कुछ फैक्चुअल लेके चलूंगा। चलिए, तो ये वीडियो मेरे द्वारा, आयुष अग्रवाल के द्वारा प्रेजेंट की जा रही है आपको, है ना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे आईएनसी से। सबसे पहले आईएनसी के बारे में बात करते हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा सारे फैक्ट्स, एक एक करके आप फैक्ट्स को दिमाग में स्टोर करते जाइएगा, ठीक है। 1885 दिसंबर का समय था जिस टाइम पे एओ ह्यूम नाम के पर्सन ने आईएनसी की स्थापना की। आईएनसी का पहला सेक्रेटरी कौन बनता है? एओ ह्यूम बनता है। तो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी क्वेश्चन पूछेगा तो कौन बनेगा? एओ ह्यूम बनेगा। स्टेटमेंट में भी दे सकता है क्वेश्चन कि पहले सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी जो थे वो फलना थे, लेकिन आप बोलोगे नहीं, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे? एओ ह्यूम थे। दूसरा बात, इनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और तीसरी बात कि एओ ह्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग? हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला का संत बोलते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शिमला का संत किसको बोलते हैं, तो शिमला का संत हम लोग किसको बोलते हैं? एओ ह्यूम को बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनकी जीवनी है एओ ह्यूम की, एक बायोग्राफी लिखी गई है। यह बायोग्राफी लिखी किसने है? वेडरमन ने। वेडरमन ने क्या लिखा है? इनकी बायोग्राफी लिखी है, ठीक है। और वेडरमन जो है वो 2 बार आईएनसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वेडरमन क्या है? 2 बार आईएनसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, यही बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अब पहला अध्यक्ष कौन था आईएनसी का? पहला फर्स्ट जो अध्यक्ष है आईएनसी का कौन था? वो था जॉर्ज यूल। क्या था? जॉर्ज यूल, है ना। जॉर्ज यूल कहते पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद बात करते हैं तो आईएनसी जब बनी 1885 में, उस समय वाइसरॉय कौन था? तो वो कौन था? डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। मैंने आपको मेरी सारी क्लासेस में ये बताया भी है, लॉर्ड डफरिन, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं तो इस आईएनसी का पहले नाम क्या था? तो पहले आईएनसी का नाम क्या था? इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आईएनसी का पहला नाम था। ओके, इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बाद में इसको कांग्रेस कर दिया गया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहला नाम था, बाद में इसको कांग्रेस कर दिया गया। समझ में आ रहा है? चलो, अब आते हैं सिटिंग पे। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की पहली सिटिंग पे, पहली बार कहां बैठे? पहली बार 1885 में बैठे थे। ओके, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये जो है सेशन हुआ था। ठीक है, और ये कहां पे है? ये है आपका मुंबई में। मुंबई में, ठीक है। तो कहां पे हुआ था? 1885 में पहली बार गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये सेशन हुआ था। इसको होना था पुणे में, है ना, ये होने वाला था पुणे में, लेकिन उस टाइम पे एक बीमारी फैली जिसको बोलते हैं प्लाग, है ना, एक बीमारी फैली इसको बोलते हैं प्लाग। प्लाग के कारण, प्लाग रोग के कारण क्या हुआ? पुणे में ये नहीं हो पाया, तो ये मुंबई में होता है संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कितने लोग आईएनसी में पहले सेशन में बैठे थे, जो मैंने आपको करवाया भी था। तो आपको याद होगा 72 लोग बैठे थे, 72 लोगों ने भाग लिया था इसमें। 72 लोगों ने, 72 लोगों ने क्या किया था? इसमें पार्ट लिया था आईएनसी के सेशन में। इसमें से 38 लोग जो है वो मुंबई से थे, मतलब सर्वाधिक लोग कहां से थे? मुंबई से। देख रहे हैं, मैंने एक छोटा छोटा फैक्ट मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है ना। कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपको ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको जितना मैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, तो 72 लोगों ने क्या किया था कि इसमें पार्ट लिया था। जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही दे रहा हूं, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे कवर कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वही सब है। चलो अगला बात करते हैं, पहले प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम WC बैनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WC बैनर्जी भी बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, पहला प्रेसिडेंट कौन था? पहला पारसी प्रेसिडेंट कौन था? पहला पारसी प्रेसिडेंट कौन था? तो वो कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी। ठीक है, फिर पूछेगा अगर कि पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का, तो पहले मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कहते पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फिर अगर मान लो पूछ देगा कि सर ये बताइए पहला इंग्लिश कौन था, तो पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट था जॉर्ज यूल। पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। मैं बता ना, पहला जो अध्यक्ष था कौन था? जॉर्ज यूल। तो पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूल थे। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं, तो वंदे मातरम जो गाना है, वंदे मातरम को 1896 में, 1896 में ईस्वी में गाया गया था। कहां पे? कलकत्ता में। तो याद रखिएगा, जो हमारा वंदे मातरम गाना है उसको पहली बार 1896 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। और कलकत्ता का जब ये सेशन हुआ था तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, वो कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी कहते प्रेसिडेंट थे। इसका मतलब क्या है कि वंदे मातरम सॉन्ग 1896 में जब गाया गया कलकत्ता के सेशन में, तो उस टाइम पे कलकत्ता सेशन में जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था? रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर पहली बार ये पूछ दे कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया, तो पहली बार जनगण मन जब गाया गया वो भी कलकत्ता सेशन में ही हुआ था। वंदे मातरम भी कलकत्ता में हुआ, जनगण मन भी कलकत्ता में हुआ। जनगण मन जब हुआ था तो वो 1911 का समय था, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो थे वो पंडित भीषण नारायण थे। पंडित भीषण नारायण क्या थे? नारायण धर क्या थे? प्रेसिडेंट थे। पंडित भीषण नारायण धर। ओके, पंडित भीषण नारायण धर क्या थे? उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। 1911 में गाया गया था जनगण मन। क्लियर है? ओके, और जनगण मन की बात करते हैं तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि सर गाया किसने? तो गाया सरला देवी ने। सरला देवी के नाम की महिला थी जिन्होंने इस जनगण मन गाने को गाया। कहां पे? कलकत्ता में। कब? 1911 में। ठीक है, और वंदे मातरम 1896 में, है ना, कलकत्ता में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एक आता है सूरत अधिवेशन। 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है, जिसको हम बहुत फेमसली नेम से जानते हैं, सूरत स्प्लिट इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरत स्प्लिट। जिस टाइम पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस का विभाजन यहां पे होता है गरम दल और नरम दल में, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट। मॉडरेट मतलब होता है नरम दल, और गरम दल मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो 1907 में होता है सूरत का स्प्लिट, 1907 में। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे लखनऊ सिटिंग के बारे में। लखनऊ सिटी में क्या होता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गई थी, है ना। तो 1916 में आपका लखनऊ सेशन होता है। उसमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग जो थी और कांग्रेस जो थी वो यहाँ पे एक हो गई थी, है ना। क्लियर है? एक बार लखनऊ सिटिंग एक बार आप डेट चेक करना, 1916 नहीं होगा। ठीक है, एक बार चेक करना। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो एक हो गई थी। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट ये है कि प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी। हमने बात किया प्रथम मुस्लिम के, प्रथम पारसी की बात की, प्रथम इंग्लिश की बात की। अब ये बात करते हैं कि प्रथम महिला कौन थी। देखिए, जब प्रथम महिला बोलेगा तो हम बोलेंगे एनी बेसेंट।
1917 में एनी बेसन जो है वो पहली महिला बनती है प्रेसिडेंट। पहली महिला बोल रहा है। अगर पूछेगा पहली भारतीय महिला, अगर पूछेगा पहली भारतीय महिला कौन थी, तो हम बोलेंगे सरोजनी नायडू। पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। 1925 में। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम बात करते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं, दोनों के दोनों बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस है ना, यूपीपीएससी कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो महात्मा गांधी ने पहली बार प्रेसिडेंटशिप कहां की? तो महात्मा गांधी पहली बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं कहां पे? बेलगांव में। बेलगांव में है ना, बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में, है ना। 1924 में महात्मा गांधी क्या करते हैं? पहली बार जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं, और ये एक ही बार बनते हैं प्रेसिडेंट। एक ही बार क्या बनते हैं? एक ही बार बनते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि पूर्ण स्वराज की मांग कहां की गई? मतलब पूर्ण स्वराज है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो पहली बार लाहौर में की जाती है 1929 में, और उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग की थी। जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग की थी। क्लियर है? फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय मूल की पहली विदेशी प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट, भारतीय मूल की, देखो पहली बोलेगा पहली महिला प्रेसिडेंट एनी बेसन, पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट तो सरोज नायडू, लेकिन भारतीय मूल की मतलब इंडियन ओरिजिन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? तो ये थे नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता कौन है? ये भारतीय मूल की है, मतलब इंडियन ओरिजिन की है, पहली महिला प्रेसिडेंट थी आईएनसी की नलिनी सेन गुप्ता। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं कब? 1938 में हरिपुरा में। हरिपुरा कांग्रेस जब होती है तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक बात, है ना सब कुछ? महात्मा गांधी के बाद कौन प्रेसिडेंट बनेगा? सरोज नायडू 1925 में, महात्मा गांधी 1924 में, है ना। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। 1938 में आपका सुभाष चंद्र बोस। ओके, अब होता क्या है, देखिए सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच में क्या होती है? फाइट होती है। मतलब फाइट मतलब जो होता है इलेक्शन में कि कुछ लोग जो है पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और 1938 में हरिपुरा में ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे। क्लियर है? अब एक बात और, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इसमें आईएनसी के सारे सेशंस नहीं है। आईएनसी के सारे सेशंस की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। वन शॉट है ना, वन शॉट है वो, मैंने टेलीग्राम पे वीडियो शेयर की हुई है, आप चाहें तो चेकआउट करेंगे। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में आईएनसी के एक एक सेशन के ऊपर बात की है ना। इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लेकर चल रहा हूं और जो फैक्चुअल है उसको लेकर चल रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया है मैंने, पहले पढ़ा दिया है। उसके बाद बात करते हैं तो पाकिस्तान की मांग के समय प्रेसिडेंट कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट बात है। जब पाकिस्तान की मांग पहली बार की गई, कब की गई? 1940 में। 1940 में जब पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? उस टाइम पे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे प्रेसिडेंट 1940 में। ठीक है, फिर मान लो क्वेश्चन ये पूछेगा कि आजादी के समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? आजादी के समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, है ना, 1947 में। तो उस टाइम पे जेबी कृपलानी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आजादी के समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? जेबी कृपलानी। क्लियर है? समझ गए? चलो उसके बाद हम बात करें तो पहली बार गांव में, किसी गांव में, मतलब पहली बार किसी विलेज में सिटिंग कब हुई? तो ये 1933 में, 1937 में होता है फैजपुर में। कहां होता है? कौन से गांव में? ये फैजपुर में होता है, फैजपुर में। इसको ध्यान रखिएगा। पहली बार आईएनसी का कोई सेशन जो है वो गांव में होता है, और गांव में कब होता है? 1937 में होता है, और 1937 में भी कहां होता है? तो फैजपुर में होता है। और इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। समझ गए? मजा आया? तो ये थे आपके सारे आईएनसी के जितने फैक्चुअल सवाल जो बन सकते हैं वो, और मैंने सेशन पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसको जाके देखिए, है ना। और आपको समझ में, वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, है ना। पूरा सेशन वहां पे मैंने डिटेल में जो है बात की है। ठीक है, तो अभी तक तो अगर आपको पसंद आया ये थोड़ा सा जो आईएनसी के बारे में मैंने बताया, तो फटाफट से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, है ना, कर दो। आगे बढ़ो। चलिए अब आते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। ये एक रिवीजन वीडियो है ना, रिवीजन वीडियो है। मैंने बताया पहले ही आपको, फैक्चुअल चीजें मैं कवर कर रहा हूं, रिवीजन वीडियो है। ठीक है, फिर बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की, 1857 के विद्रोह की। तो यहां पे क्या है, यहां देखो, अगर हम बात करते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में जो पूर्वाभ्यास होता है, पूर्वाभ्यास का मतलब क्या होता है? प्रीकर्सर, प्रीकर्सर।
तो इसका प्रीकर्सर क्या था? प्रीकर्सर था वेलोर म्यूटिनी। मैं जब आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था, मैराथन ली बीपीएससी की, मैंने उस टाइम भी आपको बताया कि वेलोर म्यूटिनी क्या थी, इसकी प्रीकर्सर थी, मतलब 1857 के विद्रोह की पूर्वाभ्यास थी, है ना। तो वेलोर म्यूटिनी की बात करते हैं तो 1806 में ये हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलो, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए अब एक एक करके इसके जितने भी फैक्ट है 1857 के विद्रोह के, 1857 के विद्रोह के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है 34 नेटिव कैवलरी, इसका नाम याद रखिएगा, 34 नेटिव कैवलरी। तो 34 नेटिव कैवलरी के मंगल पांडे ने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? मारो फिरंगी को। यह बात ध्यान रखिएगा, बीपीएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन, है ना। मंगल पांडे का नारा क्या था? मारो फिरंगी को, है ना। ये क्या था? मंगल पांडे का नारा था 34 नेटिव कैवलरी का उस टाइम पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरठ की, तो मेरठ में अगर हम बात करें तो 10 मई 1857 ईस्वी में, 10 मई 1857 ईस्वी में ये जो विद्रोह है वो शुरू हुआ था। 10 मई 1857 में ये विद्रोह 1857 का शुरू हुआ था। ओके, कदम सिंह के द्वारा। किसने शुरू किया था? कदम सिंह के द्वारा ये विद्रोह को शुरू किया गया था, कदम सिंह। फिर हम बात करते हैं तो यहां से ये सब दिल्ली गए, यहां से जितने भी जो लोग थे वो कहां चले गए? सारे दिल्ली गए, है ना। और दिल्ली में 11 मई 1857 कब शुरू हुआ था? शुरू हुआ था 10 मई को, दिल्ली गए 11 मई को। तो 11 मई 1857 में क्या हुआ? किला ए मुबारक, किला ए मुबारक लाल किला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? किला ए मुबारक। किसको बोलते हैं? लाल किला को बोलते हैं। लाल किला ये लोग पहुंच गए, है ना। तो 10 मई को शुरू हुआ, 11 मई को ये लोग कहां पहुंच गए? लाल किला, जिसको हम बोलते हैं किला ए मुबारक, वहां पहुंच गए। उसके बाद हम बात करते हैं तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर टू जो उस टाइम पे राजा थे, बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर टू, ये मुगल बादशाह थे, है ना। ये दिल्ली में उस टाइम पे बैठे थे। क्लियर? तो बाकी जो लोग थे, जो 34 नेटिव कैवलरी के जो विद्रोही थे, उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर को कि आप हमारे लीडर बन जाइए, आप हमारे लीडर बन जाइए, है ना। तो बहादुर शाह जफर के उस टाइम पे मंत्री थे जिनका नाम था बख्त खान। क्या नाम था? बख्त खान। तो जब भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि दिल्ली से कौन था, तो दिल्ली से विद्रोह में भाग लिया था बख्त खान ने, जनरल बख्त खान बोलते हैं इनको, है ना। और बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, इनका नाम था बेगम जीनत महल। हजरत महल अलग है, जीनत महल अलग है। जीनत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी है ना। तो जीनत महल कहां से थी? ये दिल्ली से थी। क्लियर? फिर हम बात करते हैं तो क्रांति बहादुर शाह जफर टू और बेगम जीनत महल के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह क्रांति को बहादुर शाह जफर टू और बेगम जीनत महल के नेतृत्व में क्या किया गया? शुरू किया गया था। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं, अब यहां पे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताऊंगा उसको एकदम रट जाइएगा, ठीक है, एकदम रट जाइएगा। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, बख्त खान वर्सेस जॉन निकलसन, इसका नाम पूछेगा। ये अंग्रेज का जो नाम है ना, सारे जगह पे ये अंग्रेजों का नाम पूछेगा। देखिए, लड़ाई किसके बीच में हुई? बख्त खान और जॉन निकलसन जो है वो दिल्ली में लड़ रहा था, है ना। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, 6 दिन की लड़ाई होती है, जिसमें जॉन निकलसन जो है वो लड़ते लड़ते मर जाता है। जॉन निकलसन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जॉन निकलसन वर्सेस बख्त खान। क्लियर? फिर हम बात करते हैं तो वाइसरॉय के बारे में। तो वाइसरॉय के बारे में बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो अपनी सबसे मजबूत आर्मी को बुलाता है, जिसमें जो लीडरशिप कर रहा था, जो नेतृत्व कर रहा था, वो कौन था? वो था हडसन। कौन था? हडसन। ठीक है। जॉन निकलसन के मरने के बाद लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग क्या बोलता है कि वो अपनी सबसे मजबूत आर्मी को बुलाता है। उसकी आर्मी का नेतृत्व कौन कर रहा था? हडसन कर रहा था। और इस हडसन की लड़ाई होती है फिर बख्त खान से। ठीक है, समझ में आ रहा है क्रोनोलॉजी? अब हडसन और बख्त खान की लड़ाई हो रही है। बहादुर शाह जफर को पेंशन देके जीनत खां, ठीक है, इनको रंगून भेज दिया गया बर्मा में, है ना। तो क्या होता है बेसिकली यहां हुआ क्या, मैं बताता हूं कि जब हडसन और बख्त खान की लड़ाई हुई तो बख्त खान हार जाते हैं दिल्ली से। ठीक है, हारने के बाद क्या होता है, तो अगर ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि ये बताओ कि भाई बख्त खान को हराया किसने, तो बख्त खान को हडसन ने हराया था, ना कि जॉन निकलसन ने। जॉन निकलसन की लड़ाई हुई थी लेकिन वो मर जाता है। हडसन क्या करता है? बख्त खान को हराता है। तो दिल्ली में हडसन हराता है। उसके बाद बहादुर शाह जफर और उनकी जो धर्म पत्नी है जीनत खान, इन दोनों को रंगून भेज दिया जाता है, जो कि कहां है? बर्मा में। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी तक सब क्रोनोलॉजी में सेट हो रहा है। 34 नेटिव कैवलरी 10 मई से शुरू हुआ। ओके, उसके बाद आपका 11 मई को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर इनके लीडर बनते हैं। बख्त खान लड़ाई करता है जॉन निकलसन से। जॉन निकलसन मर जाता है। हडसन आता है, हडसन और इसके बीच में लड़ाई होती है, हडसन जीत जाता है, इनको बर्मा भेज दिया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कानपुर की। अब आते हैं कानपुर पे। कानपुर का जो लीडर थे वो थे नाना साहेब, है ना। नाना साहेब जिनको हम क्या बोलते हैं? धोंधू पंत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या है? धोंधू पंत। इनका जो नाम है क्या, वो है धोंधू पंत। उसके बाद हम बात करते हैं तो तात्या तोपे जो है उनका पूरा नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। क्या बोलते हैं?
रामचंद्र पांडुरंग क्या है, तात्या तोपे का दूसरा नाम है। तो नाना साहेब धोंदूपंत, तात्या तोपे, रामचंद्र पांडुरंग। अगर मान लो बोल देगा कि कानपुर से धोंदूपंत थे, तो आप सोचोगे अरे वहां तो नाना साहेब थे, है ना, तो ये कैसे हो जाएगा। लेकिन दोनों का नाम, दोनों एक ही पर्सन का नाम है, धोंदूपंत और नाना साहेब, तात्या तोपे और रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं तो 5 जून 1857 में कॉलिन कैम्पबेल, इसको बेसिकली कॉलिन कैम्पबेल नहीं है, कॉलिन कैम्पबेल है ना, क्या नाम है इसका, कॉलिन कैम्पबेल, कॉलिन कैम्पबेल, है ना। ये कानपुर को संभालेंगे। देखो जैसे हमने बात की ना कि दिल्ली में हमने ये बात की कि हडसन लड़ रहा था, है ना, उसी प्रकार से कानपुर में कौन था, कॉलिन कैम्पबेल था। कॉलिन कैम्पबेल क्या कर रहा था, कानपुर से लड़ रहा था। ठीक है, तो ये अगर पूछेगा कोई कि कानपुर को किसने पछाड़ा, कानपुर को किसने हराया, तो वो था कॉलिन कैम्पबेल। ठीक, उसके बाद आते हैं तो अवध। अब अवध सबसे इंपॉर्टेंट है। अवध मतलब प्रेजेंट डे लखनऊ का क्षेत्र, है ना। तो बेगम हजरत महल जो है वो अवध से थी, है ना। उन बेगम हजरत महल का बेटा था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। क्या नाम था, बिरजिस कादिर। क्या नाम था, बिरजिस कादिर, ये उनका बेटा था। ओके, बेगम हजरत महल का दूसरा नाम क्या है, महक परी बोलते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, है ना। बेगम हजरत महल को और क्या बोलते हैं, महक परी बोलते हैं। तो पूछेगा महक परी कौन है, तो महक परी कौन है, बेगम हजरत महल। जैसे तात्या तोपे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ना कि रामचंद्र पांडुरंग, है ना। और आपके जो ये है, क्या नाम है इनका, धोंदूपंत, है ना, धोंदूपंत है। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग नाम है सबके, है ना, अलग अलग नाम है। नाना साहब को हम लोग बोलते हैं धोंदूपंत। ठीक है, तो बिरजिस कादिर कौन है, बेगम हजरत महल का बेटा है, और ये इनको बोलते हैं महक परी, और ये अवध से नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, चलो फिर हम बात करेंगे तो अंग्रेज के आरोप क्या थे। अंग्रेज के आरोप थे अवध पे, क्या थे, अवध पे आरोप थे कि अवध का जो प्रशासन है वो खराब है। खराब प्रशासन, खराब प्रशासन मतलब माल एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, चलो फिर क्या हुआ, फिर होता है मृत्यु। यहां पे अवध में क्या होगा, अवध में आएगा हेनरी लॉरेंस, मर जाएगा। फिर आएगा हैवलॉक, मर जाएगा। फिर आएगा नील, मर जाएंगे। अवध में तीनों की मृत्यु हो गई थी। जैसे हमने पढ़ा ना कि दिल्ली में क्या हुआ था, बख्त खान और हडसन लड़ रहे थे, है ना। पहले जॉन निकलसन थे, तो बख्त खान और जॉन निकलसन में जॉन निकलसन मर जाता है, बाद में हडसन आता है, हडसन हरा देता है ना। कानपुर में हमने पढ़ा कि कॉलिन कैम्पबेल आता है। ठीक, लेकिन क्या होता है, अवध में पहले हेनरी लॉरेंस आएगा, ये मर जाएगा। फिर हैवलॉक आएगा, ये मर जाएगा। फिर नील आता है, ये भी मर जाता है। लास्ट में वापस से क्या आएगा, कॉलिन कैम्पबेल कानपुर क्रांति को रोकेगा। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं, अब आता है कि मोस्ट रिवोल्टिंग आर्मी, है ना। बाद में इसमें भी लखनऊ में भी क्या होगा, कॉलिन कैम्पबेल आ जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा विद्रोही सेना कौन थी, अंग्रेजों के पास जो सेना थे उसमें बहुत लोग थे। जैसे बिहार के भी लोग थे, अवध के लोग थे, कानपुर के लोग थे, है ना। इस तरह के कई सारे जगह के लोग थे। लेकिन सबसे विद्रोही कौन थे उनमें, सबसे विद्रोही थे अवध। सबसे विद्रोही कौन था, अवध के लोग। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर, तो सबसे कम सैनिक भर्ती क्रांति के बाद, जैसे क्या होता है कि जब 1857 का विद्रोह खत्म हो गया, है ना, जब विद्रोह हो गया, रुक गया, सब कुछ, सब शांत हो गए, तो उसके बाद ब्रिटिशर ने ये सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम अवध से सबसे कम लोगों को रखेंगे सेना में। मतलब अवध के लोग सबसे कम होंगे सेना में। तो अगर ये पूछेगा कि क्रांति के बाद सबसे कम सैनिक भर्ती कहां से हुई, तो वो ही अवध से, सबसे कम लोग अवध से रखे गए। ठीक, चलिए अब आते हैं झांसी पे। अवध हो गया, कानपुर हो गया, अब आते हैं झांसी पे, दिल्ली भी हो गया। झांसी की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई जो है, रानी लक्ष्मीबाई वाराणसी से, है ना, लड़ रही थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के कुछ नाम है। रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग मनु बोलते हैं, इनको छबीली बोलते हैं, इनको मणिकर्णिका भी बोलते हैं। इसीलिए आप देखोगे बनारस में क्या है, मणिकर्णिका घाट है ना, इन्हीं के नाम पे है। तो मनु, छबीली, मणिकर्णिका, ये सब रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। ठीक, उसके बाद हम बात करें तो इनका विवाह जो है वो गंगाधर राव से हुआ था। इनके पति का नाम क्या था, गंगाधर राव था, है ना। अब इनके दत्तक पुत्र थे, दत्तक का मतलब होता है अडॉप्टेड सन, है ना। और आपको पता होगा कि उस टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था डलहौजी के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये बोला गया था कि अगर आपका बेटा क्या है, अगर आपका जो मतलब सुपुत्र है या जो भी आपका वंशज है वो अगर अडॉप्टेड है तो क्या होगा, वो आपके गद्दी को नहीं संभाल सकता है आगे, है ना। वो जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो किसका हो जाएगा, ब्रिटिश का हो जाएगा, अगर आपका खून का रिश्ता नहीं है अपने पुत्र से। तो ये क्या था, इनका एक बेटा था दामोदर राव। दामोदर राव क्या था, ये बेचारा दत्तक पुत्र था, मतलब अडॉप्टेड सन था, है ना। तो इसको फिर ये राज नहीं कर सकता था। इसी को लेके झांसी की रानी जो है वो काफी गुस्सा थी, काफी नाराज थी।
समझ में आ रहा है यहां तक? है ना, क्लियर है? देखो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास में बता दिया। अब देखो अब क्या होता है, रानी के लिए होती है ह्यूज होर्स से, ह्यूज रोज से, है ना, ह्यूज रोज, इसको आप हग रोज बोल सकते हैं, मैं ह्यूज रोज बोलता हूं, सुनने में ठीक लगता है, ह्यूज रोज, है ना। ह्यूज रोज से क्या होता है, रानी की लड़ाई होती है, जिसमें रानी की मृत्यु हो जाती है ना, रानी की मृत्यु होती है। इनकी समाधि स्थल कहां है, ये ग्वालियर के पास है, ग्वालियर के पास क्या है इनकी समाधि स्थल है, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलो फिर बात करते हैं बिहार, है ना। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो बोलते हैं ना, एक कहानी है सुमित्रानंदन पंत की कि खूब लड़ी, सॉरी इनका नहीं है किसी और का है, तो उसमें बोला जाता है ना कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये मर्दानी जो शब्द है वो ह्यूज रोज लेके आता है, ह्यूज रोज बोलता है पहली बार कि जो ये मतलब झांसी से असलियत में कोई मर्दों की तरह लड़ा है तो वो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं बिहार से, बिहार की बात करते हैं तो बिहार के जगदीशपुर, है ना, आपका बीपीएससी का एग्जाम है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के जगदीशपुर से लीडर कौन थे, लीडर का नाम था कुंवर सिंह। क्या नाम थे, कुंवर सिंह, है ना। उपनाम क्या था, राजा, इनको राजा ही बोलते थे, और ऐसे लीडर का नाम क्या था, कुंवर सिंह, जगदीशपुर से, है ना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो कुंवर सिंह के बाद जो है इनके भाई थे अमर सिंह, ये क्रांति संभालते हैं, है ना। ये भी आपको ध्यान होगा, मैंने पढ़ाया था सब कुछ आपको बीपीएससी के स्पेशल में, क्लियर है। उसके बाद हमने ये भी बात की थी क्यों कुंवर सिंह जो है वो 1858 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इनको चोट लग जाती है ना। ये वापस से जगदीशपुर जब लौटते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी ध्यान होगा आपको, है ना। उसके बाद फिर हम अगर हम बात करते हैं कि अंग्रेजों की तरफ से बिहार में कौन था, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर, विंसेंट आयर होगा ना, विंसेंट आयर, ठीक है। तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर था, समझौता किया बिहार में, इन्होंने क्या किया, बिहार में समझौता किया। लेकिन एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, बिहार को ये लोग हरा नहीं पाए थे, अंग्रेज जो है वो बिहार को हरा नहीं पाए थे, है ना। कुंवर सिंह ने बहुत बढ़िया टक्कर दी थी इनको, और यहाँ पे समझौता हुआ था बिहार में। तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने क्या किया था, समझौता किया था बिहार में, हारे नहीं थे ये लोग, है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को, काफी बड़ी बात है ये। बिहार में क्रांति जो है वो दानापुर में शुरू हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि बिहार की क्रांति कहां शुरू हुई, तो ये आपकी दानापुर में शुरू हुई थी, दानापुर में। तो बीपीएससी के रिगार्डिंग ये बातें ध्यान रखिएगा कि कुंवर सिंह जो है लीडर थे, ओके। और इसके बाद फिर जो है बिहार में विलियम टेलर और आपका विंसेंट आयर, इन्होंने समझौता किया था, और क्रांति शुरू कहां से हुई थी, तो ये हुई थी दानापुर से, ठीक। और यूपी वाले जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के सारे नाम, ग्वालियर में उनकी समाधि है, मणिकर्णिका, छबीली उनके नाम, है ना। ह्यूज रोज से लड़ाई हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की। उसके बाद अवध हमने बात की, जिसमें हमने ये बात किया कि बेगम हजरत महल लड़ रही थी, उनका बेटा था बिरजिस कादिर, उसकी लड़ाई हो रही थी, है ना। उस टाइम पे लॉरेंस आता है और नील आता है, ये लोग मर जाते हैं, और बाद में कोलिन कैम्पबेल आता है। उसके बाद कानपुर को भी कोलिन कैम्पबेल संभालता है, जहां पे तात्या तोपे और आपके नाना साहब लड़ रहे थे। नाना साहब को हम लोग धोंदूपंत बोलते हैं, तात्या तोपे को रामतनु पांडुरंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखिएगा, और रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इतना हुआ। और दिल्ली का मैंने बताया, बख्त खान का लड़ाई होता है जॉन निकलसन से, जॉन निकलसन मर जाता है। फिर आपका हडसन आता है, और हडसन क्या करता है, हडसन इनको हरा देता है बख्त खान को। और उसके बाद आपका जो बहादुर शाह जफर है और एक जो उनकी पत्नी है, उन दोनों को बर्मा भेज दिया जाता है ना, बर्मा, ठीक है, पेंशन पे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसको उस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, है ना। मतलब लोटस, और लोटस है चपाती, कमल और रोटी क्या था, इसका प्रतीक चिन्ह था, कमल और रोटी, ये एकदम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उर्दू शायर जिसने क्रांति देखी। एक ऐसा उर्दू शायर जिसने पूरी क्रांति देखी है, वो कौन था, मिर्जा गालिब, है ना। उम्र भर गालिब यही भूल करता गया, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, सुना होगा आपने, है ना। तो उर्दू शायर कौन था जिसने पूरी क्रांति देखी है, वो गालिब था, मिर्जा गालिब देखता है ना। नेक्स्ट है असम से लीडर कौन था। अगर नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो असम से लीडर कौन था, असम से मणिराम दत्त जो है वो लीड कर रहे थे, और कंदप्रेश्वर सिंह, ओके, कंदप्रेश्वर सिंह और मणिराम दत्त क्या थे, असम से लीडर थे, क्लियर। फिर हम बात करते हैं अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था। अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, जहां मैं स्टार मार रहा हूं, बीपीएससी ने वो क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैं एक भी डिटेल मैंने मिस नहीं की है, जितना कुछ हो सकता है, जितनी किताबों से मैं देख सकता हूं, मैंने सब कुछ आपको लाके दिया है, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्ला जो है वो क्या थे, अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे, है ना। और चेन्नई से ये बेसिकली जो है नेतृत्व कर रहे थे, है ना। और 50,000 का इनाम इनके ऊपर था, मतलब मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर क्या था, 50,000 का इनाम था, और ये बहुत डेंजरस थे, मतलब अंग्रेज इनसे बहुत डरते थे, ठीक है, अंग्रेजों को इनसे बहुत डर लगता था। तो ये 50,000 का इसके ऊपर इनाम रखा गया था उस टाइम पे। आज के टाइम ही 50,000 बहुत बड़ी बात है, उस टाइम पे 50,000 का इनाम था इन पे, समझ सकते हैं आप,
क्या ही इनका ऑरा होगा, ऑरा प्लस 999 है ना, ऑरा हो जाएगा पूरा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ये एस एन सेन थे, है ना। एस एन सेन क्या थे? इसके 1857 के सरकारी इतिहासकार थे, सरकारी हिस्टोरियन। ओके, गवर्नमेंट हिस्टोरियन कौन थे? एस एन सेन। क्लियर। उसके बाद क्रांति के बाद कमीशन बनाया गया। जब क्रांति हो गई 1857 की, उसके बाद कमीशन बनाया गया, इसको बोला गया पील कमीशन। क्या बोला गया? पील कमीशन। पील कमीशन नाम था जो 1857 की क्रांति के बाद बनाया गया था, है ना। पील कमीशन में क्रांति के पहले, अब इसने किया क्या, ये देखो इंपॉर्टेंट ये कि करता क्या है। पील कमीशन क्या करेगा कि क्रांति से पहले जो सेना का अनुपात था ये कितना था कि 5 भारतीयों पे 1 ब्रिटिश। मतलब अगर सेना में 5 भारतीय हैं तो उसमें क्या है, बीच में आपका 1 ब्रिटिशर है, ठीक है। लेकिन बाद में इसका अनुपात बदल दिया गया। अनुपात यह कर दिया गया कि 2 भारतीय रहेंगे और आपका 1 अंग्रेज रहेगा बीच में, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो ये चीजें हुई थी, चेंजेस, है ना। चलो फिर हम बात करते हैं, तो इस समय क्या होता है, इस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था, इंग्लैंड में कौन बैठा था, है ना। तो इंग्लैंड में पाल्मस्टर था, है ना। क्या नाम है? PALMSTER, पाल्मस्टर्न, पाल्मस्टर्न, है ना। पाल्मस्टर्न बैठा था, ठीक है। एक बार स्पेलिंग चेक करना हिंदी में यार, है ना। मैंने कोशिश की लिखने की, पर देखते हैं, ठीक है। तो पाल्मस्टर्न क्या था? पीएम था इंग्लैंड में। क्लियर है। तो ये थे आपके 1857 के विद्रोह और अब आपका जो है आईएनसी का पूरा सेशन, ठीक है। समझ में आया? ये मेरी लास्ट वन है करंट अफेयर्स की वीडियो है जो मैंने डाली हुई है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। 70th बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओआर, जो भी आपका एग्जामिनेशन है, एसएससी वगैरह, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, है ना। चैनल पर डाली हुई है। तो अब हम लोग बात करेंगे 1905 से लेकर 1947 के बारे में, सारी क्रोनोलॉजी के बारे में, ठीक है। देखो एक ही करके ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत आपको सीखने को मिलेगा इसमें। ऐसे ऐसे फैक्ट मैं बताऊंगा आपको जिसको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड पीसीएस में क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन स्टेटमेंट डाल के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको स्टेटमेंट में सारा हेल्प करेगा, स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने में, ठीक है। चलो आते हैं 1905 पे। 1905 की कहानी ऐसी थी दोस्त कि बंगाल का विभाजन उस टाइम पे होना शुरू होता है। उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो बंगाल का जो कुल आबादी था वो कितना था? वो था 8 करोड़। तो बंगाल की कुल आबादी कितनी थी? 8 करोड़। और बोला जाता है कि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसको संभालने में हमें बहुत मुश्किल हो रही है, इसीलिए हम उसका विभाजन कर रहे हैं, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। एक्चुअल रीजन ये था कि बंगाल में उस टाइम पे क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ चुकी थी जो कि अंग्रेजों के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए अंग्रेजों ने उसका विभाजन करने का फैसला लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है उस टाइम पे जो वाइसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन क्या करता है कि ढाका को और कलकत्ता को अलग कर देता है, ढाका और कलकत्ता का रीजन अलग कर देता है, और बाद में इसी ढाका जो है, यही ढाका जो है ये बन जाता है वेस्ट बंगाल, जो कि बोलते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं। बाद में ये सॉरी ढाका जो है आपका बन जाता है वेस्ट बंगाल, नहीं ईस्ट पाकिस्तान बनता है, और फिर बाद में ये बांग्लादेश बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस घोषित किया गया, है ना। 16 अक्टूबर 1905 को क्या घोषित किया गया? शोक दिवस, ये ध्यान रखिएगा, है ना। शोक दिवस घोषित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शोक दिवस मनाया। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉर्निंग डे। मॉर्निंग नहीं है ये, मॉर्निंग है ना, मोर्न करना। जब आप क्या करते हैं, आप दुखी होते हैं तो आप मोर्न करते हैं, है ना। तो मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग अलग चीज है, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं तो हाँ ये हो गया। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं? स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत करते हैं इस विभाजन के अगेंस्ट में, है ना, विद्रोह में। तो जो बंगाल विभाजन हुआ है उसके विद्रोह में हम रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं? स्वदेशी या बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। यही स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा 1920 में भी, जब नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी चलाएंगे तब भी, ठीक है। इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं गांधी जी। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, ओके, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट के समय पे क्या हुआ कि रक्षाबंधन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सेलिब्रेट किया हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाने के लिए। क्लियर। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, क्या लिखा था? अमर सुनार बांग्ला। अमर सुनार बांग्ला जो है वो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्लियर। अब आते हैं अगले साल पे, एक एक साल करके हम लोग बात करेंगे, हर एक साल के बारे में जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में बात करेंगे, है ना। 1906 में क्या होता है दोस्त? 1906 में ढाका का नवाब बन गया था सलीमुल्लाह खान। ध्यान रखिएगा, ढाका का नवाब कौन बना? विभाजन हो चुका है तो ढाका का नवाब बना सलीमुल्लाह खान, ठीक है। सलीमुल्लाह खान, वकार उल मुल्क और आगा खान, ये 3 लोग थे। सलीमुल्लाह खान जो कि ढाका का नवाब है, वकार उल मुल्क
और एक आगा खान, ये तीनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई। 1906 में सलीमुल्लाह खान जो कि ढाका का नवाब था, वकार उल मुल्क और आगा खान तीनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। कौन कौन था? सलीमुल्लाह खान, वकार उल मुल्क और आगा खान। सलीमुल्लाह खान, वकार उल मुल्क और आगा खान, 3-4 बार बोलिए, खुद से याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है 1907 में। 1907 में मैंने आपको बताया कि सूरत स्प्लिट होता है, सूरत का सेशन होता है कांग्रेस का, और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? रस बिहारी घोष। रस बिहारी घोष के समय पे क्या होता है? सूरत का विभाजन होता है। रस बिहारी घोष के समय पे क्या होता है? सूरत मतलब कांग्रेस का विभाजन होता है। ठीक है, और कांग्रेस जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में टूट जाती है। अब 2-3 नाम आप मॉडरेट के, 2-3 नाम एक्सट्रीमिस्ट के याद रखेंगे। मॉडरेट में डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो कि पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ये कौन है? ये है पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, ये था नरम दल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नरम दल, है ना। और ये गरम दल है, एक्सट्रीमिस्ट गरम दल। तो गरम दल में कौन थे? गरम दल में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलो फिर आते हैं आगे, आते हैं 1908 पे। 1908 में क्या हुआ था कि देखो, अब यहाँ पे ना जितनी भी चीजें आपने पढ़ी होंगी, आपने क्वेश्चन में देखा होगा, पर आपको पता नहीं होगा पूरा एक्चुअली में स्टोरी क्या था। सारी की सारी स्टोरी ईयर वाइज हम बात करेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि एक ये बिहार का, और ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको ध्यान रखिएगा, ये वाला जो मैं बता रहा हूं अभी आपको। ठीक है, किंग फोर्ड नाम का एक जज हुआ करता था, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में आता है। कहां आता है? बिहार के मुजफ्फरपुर में क्या आता है? किंग फोर्ड नाम का जज आता है। उसके बाद क्या होता है कि इसको मारने का प्लान बना था। तो 2 क्रांतिकारी थे जिन्होंने इसको मारने का प्लान बनाया। एक थे खुदीराम बोस जी और एक थे प्रफुल्ल चाकी जी, है ना। जब भी आप नाम ले तो रिस्पेक्ट में नाम ले हमेशा, है ना, क्योंकि इन्हीं के कारण आज आप इनको पढ़ते हैं और इन्हीं के कारण शायद आप आज अच्छे कंडीशन में। तो खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी जी, है ना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बम फेंका जज की गाड़ी पे। मैंने सब कुछ लिख दिया है ताकि आप रिवाइज कर सको, फटाफट से रिवाइज कर सकोगे। ठीक है, तो बम फेंक दिया है जज की गाड़ी पर। इन्होंने बम फेंका जज की गाड़ी पे कि फोर्ड, जो किंग फोर्ड है वो बाहर निकलेगा, अपनी गाड़ी में जाएगा, उसकी गाड़ी पे बम फेंक देंगे। ये किंग फोर्ड बहुत बदमाश था, है ना। ऐसा क्यों हो रहा था वो भी जान लो कि ये बदमाश बहुत था। ठीक है, बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनको इसने सजा दी थी, इसीलिए इस पे जो है खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी जी नाराज थे, है ना। और वो सोचते हैं कि इसकी गाड़ी पे बम फेंक देते हैं, है ना, किस्सा खत्म। ठीक है, अब होता क्या देखो, पर लेकिन क्या हुआ, पर जज के बजाय गाड़ी में कोई और था, है ना। गाड़ी में कौन था? गाड़ी में केनेडी नाम का एक व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो जाती है ना। क्या हुआ था देखो, जज के यहाँ ना क्या हुआ, देखो मैं कहानी बताता हूँ। जज हुआ क्या कि जज के घर पे एक फैमिली आई थी मिलने के लिए, एक परिवार आया था, केनेडी नाम का पर्सन था और उसकी अंग्रेज की फैमिली थी। वो जज के घर पे आए थे। तो जब जज की गाड़ी निकली ना, तो इनको पता नहीं था इन दोनों को कि इस गाड़ी में जज नहीं है, गाड़ी में केनेडी और उसकी फैमिली बैठी हुई थी जज की गाड़ी में। तो उन्होंने बम फेंक दिया। बम फेंका तो जज तो नहीं मरा, लेकिन ये फैमिली मर गई। ठीक है, तो ये हुआ था। तो फिर पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा, पुलिस इन दोनों को पकड़ेगी। तो प्रफुल्ल चाकी जो है वो अपने आप को गोली मार लेते हैं, यानी कि प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लेते हैं, ही शॉट हिमसेल्फ। ठीक है, क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी जी ने सुसाइड कर लिया, इन्होंने अपने आप को गोली मार ली। ठीक है, और खुदीराम बोस जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया, इनको अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया और इनको टांग दिया गया, मतलब कि इनको फांसी दे दी गई। ओके, कहां पे? यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी टू बी हैंड। और ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस जी क्या है? ये यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी है जिनको फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस जी को ये यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी है, सबसे यूथ में बोल सकते हैं ये रिवॉल्यूशनरी जिनको फांसी दी गई थी। ये भगत सिंह से बहुत छोटे थे, है ना। और इसी पूरे जो पूरा कांड है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे कांड को बोलते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड, है ना। मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से ये बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? फिर आते हैं 1908 में ही एक और बात होती है, एक और घटना होती है, इसको हम बोलते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, है ना। क्या बोलते हैं? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर षड्यंत्र, है ना, अलीपुर षड्यंत्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देखो क्या हुआ था। हुआ यह कि एक पर्सन थे अरविंद घोष, है ना, और एक पर्सन थे बरिंद्र घोष। ओके, ये दोनों मानिक टोला में रहते थे। कहां रहते थे? मानिक टोला में। मानिक टोला एक जगह का नाम है, तो टेंशन लेने क्या है, मानिक टोला क्या है? एक जगह का नाम है। तो मानिक टोला में ये दोनों रहते थे, अरविंद घोष और बरिंद्र घोष। अरविंद घोष जो है वो बेसिकली इनके वकील थे कौन? सीआर दास। सीआर दास आपको पता है, चित्तरंजन दास। ये आपके 1922 में जब आपका सेशन होगा कांग्रेस का, तो उसमें एक प्रेसिडेंट बनेंगे सीआर दास, है ना। गया में होता है ये, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। तो उस टाइम पे सीआर दास प्रेसिडेंट बनते हैं। तो अरविंद घोष जो है उनके वकील थे सीआर दास। सीआर दास कौन थे? अरविंद घोष के वकील थे।
और अरविंद घोष और बरिंद्र घोष मानिकटोला में रहते थे। ठीक, अब हुआ क्या वो समझते हैं। हुआ क्या कि अंग्रेजों को किसी ने यह सूचना दी कि बम यहां पे बम बनाने का काम किया जा रहा है ना। मतलब क्या है कि किसी ने यह सूचना दी कि अरविंद घोष और बरिंद्र घोष जो है मानिकटोला में बैठ के बम बनाने का काम कर रहे हैं, ये लोग बम बना रहे हैं, ऐसा किसी ने अंग्रेजों को सूचना दी थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि अब इसीलिए क्या हुआ कि जो यहाँ इनका जो घर है मानिकटोला में, इस पर छापा पड़ गया। अंग्रेज छापा मारेंगे, छापा मार के इनको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक, अब एक बात यह पूछी जाती है कि आखिर ये सूचना दी किसने, ये कौन था गद्दार। तो एक गद्दार था नरेंद्र गोसाई। क्या नाम था इसका, यहां नाम कट गया, मैं लिख देता हूं, नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई क्या था, ये था धोखेबाज, ये था गद्दार, जिसने ये इंफॉर्मेशन दी थी किसको, अंग्रेजों को, नरेंद्र गोसाई ने, कि यहां पे बम बनाने का काम चल रहा है। ठीक है, अब अरविंद घोष और बरिंद्र घोष को अरेस्ट कर लिया गया। तो उसके बाद क्या होता है, अरविंद घोष जो है वो पौंडीचेरी निकल जाते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है, CR दास सिंह का केस लड़ते हैं और इनको निर्दोष साबित करते हैं। ठीक है, और अरविंद घोष क्या होता है, अरविंद घोष चल जाते हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में इन्होंने एस्टैब्लिश किया, स्थापना की एक आश्रम की, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, इसका नाम था ऑरीविले। क्या नाम था, ऑरीविले। ऑरीविले नाम की स्थापना की, और ऑरीविले नाम के आश्रम की स्थापना की। ठीक है, किसने, अरविंद घोष ने। ठीक, उसके बाद एक 2-3 आश्रम और पूछता है एग्जाम में। एक पूछता है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम गांधी जी के द्वारा स्थापना की गई थी। सदाकत आश्रम पूछेगा, सदाकत आश्रम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, सदाकत आश्रम। ओके, आगे बढ़े, आते हैं 1909 पे। 1909 का समय बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है भारत में, क्योंकि इस टाइम पे आती है अरुंडेल कमेटी। अरुंडेल कमेटी जो है वो रिपोर्ट देती है कि कैसे हम भारतीयों को डिवाइड करें। जो बोलते हैं ना कि अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वो थी डिवाइड एंड रूल की। तो यहाँ पे ये जो आता है अरुंडेल कमेटी, ये बात करता है कि किस तरह से हम भारतीयों को डिवाइड करें, इनको अलग करें, है ना। और ये रेकमेंड करता है टू डिवाइड इंडियंस इन हिंदू एंड मुस्लिम। और यही अरुंडेल कमेटी है जो ये बोलता है कि भारतीयों को हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग करते हैं। क्या नाम था, अरुंडेल कमेटी। कमेटी का नाम ध्यान रखिएगा, अरुंडेल कमेटी 1909 में आती है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं तो 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार भी आता है ना। मॉर्ले मिंटो, इस टाइम पे मिंटो जो था वो वायसराय था। जो पहला नाम होता है वो होता है सचिव का, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मेरे इंग्लिश मीडियम के दोस्तों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन रहता है, मॉर्ले रहता है। और मिंटो कौन रहता है, मिंटो रहता है वायसराय। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। ठीक है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो यहाँ पहली बार बात करता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे किसको, मुस्लिम को, है ना। और ये कमेटी किसने रेकमेंड किया था, रिकमेंडेशन देने वाली कमेटी कौन थी, अरुंडेल कमेटी, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1910 में क्या होता है, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, मतलब हावड़ा षड्यंत्र केस होता है ना। हावड़ा का हमने पढ़ा अलीपुर, हमने पढ़ा मुजफ्फरपुर, अब हम पढ़ेंगे हावड़ा। देखो हावड़ा में क्या होता है, हावड़ा में थे जतींद्र नाथ मुखर्जी, जिनको हम और शॉर्ट में बोलते हैं JN मुखर्जी। ठीक है, JN मुखर्जी। जतीन नाथ मुखर्जी जो है उनको बहुत फेमसली उनका नाम क्या है, बाघा जतिन। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा है, क्या बोला गया था, बाघा जतिन, है ना, बाघा जतिन। जतीन नाथ मुखर्जी को क्या बोलते हैं, बाघा जतिन। हुआ क्या कि हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस में जतीन नाथ मुखर्जी ने शमशुल आलम को मार दिया। अभी शमशुल आलम कौन था, शमशुल आलम जो था उस टाइम का ब्रिटिश का SP था। कौन था, ब्रिटिश का SP था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको जतीन नाथ मुखर्जी मार देते हैं, इन्हीं को बोलते हैं बाघा जतिन, और यही था हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक, अब आते हैं 1911 पे। 1911 में दोस्त मैंने आपको बताया था कि पहली बार जो है आपका जनगण मन गाया गया था, है ना, कलकत्ता सेशन था। और आपका जो है सरला देवी जी थी जिन्होंने गाया था, है ना, ये सब बात ध्यान रखिएगा। तो 1911 में हार्डिंग 2 जो है ये रहता है वाइसरॉय। वाइसरॉय कौन है, हार्डिंग 2, है ना, क्या नाम है इसका, हार्डिंग 2। ठीक, अब होता क्या है कि हार्डिंग 2 के दौरान दिल्ली दरबार सस्ता है, दिल्ली दरबार। और याद रखिएगा कि इस दिल्ली दरबार में राजा पंचम मतलब बेसिकली जेम्स 5th, है ना, जेम्स 5th इस टाइम पे आते हैं। राजा पंचम और रानी मैरी भारत आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, राजा पंचम और रानी मैरी क्या करती हैं, भारत आती हैं दिल्ली दरबार में। ठीक है, दिल्ली दरबार का 3रा संस्करण था, मतलब 3rd एडिशन था ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरी बार ये दिल्ली दरबार होने जा रहा था भारत में, जो कि 1911 में हार्डिंग 2 के दौरान हो रहा है। क्लियर है। अब हुआ क्या उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार जो है वो 1876 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ था, है ना। आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सब लिटन के टाइम पे आता है। तो 1876 में लॉर्ड लिटन जब था उस टाइम पे पहला दिल्ली दरबार होता है। दूसरा दिल्ली दरबार की बात करते हैं तो ये आपका 1903 में कर्जन के समय पे होता है ना।
और तीसरा जो है वो हार्डिंग के समय पे हो रहा है। अब दिल्ली दरबार तीसरे में ये बोला गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। इंपॉर्टेंट यही है कि दिल्ली दरबार तीसरे में क्या बोला गया कि बंगाल विभाजन नहीं होगा, इसको रद्द कर दिया गया। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। दूसरा, दिल्ली को राजधानी घोषणा की गई कि दिल्ली जो है आज से भारत की राजधानी रहेगी। दो बात ध्यान रखिएगा। पहली बात सुनिए, दिल्ली को बोला गया था कि वो आज से भारत की राजधानी रहेगी, लेकिन एक्चुअली में राजधानी बनती है 1912 में, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में 1912 नहीं मिलेगा तो 1911 टिक करके आ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर 1912 रहेगा तो 1912 ही टिक करेंगे, क्योंकि राजधानी बनती है 1912 में, घोषणा हुई थी कब, अनाउंसमेंट हुई थी कब, 1911 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं तो 1913 में 1913 में क्या होता है, लाला हरदयाल ने यूएसए में क्या किया, गदर पार्टी की स्थापना की। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल ने किया था। ठीक, अब गदर पार्टी की स्थापना कहां होती है, भारत में नहीं होती, कहां होती है, अमेरिका में, यूएसए में होती है। यूएसए में इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना, सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना कौन है, इसके प्रेसिडेंट, इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं, पहले प्रेसिडेंट बनते हैं गदर पार्टी के। ठीक है, सोहन सिंह भकना क्या बनते हैं, पहले प्रेसिडेंट बनते हैं गदर पार्टी के। 1913 गदर पार्टी। अगला आता है 1914। 1914 में क्या हुआ, कोमागाता मारू एक शिप का नाम है, और शोमारू गाता, ओके, तोशा मारू गाता, दो शिप थे, एक नाम था कोमागाता मारू और एक का नाम था तोशा मारू गाता। ठीक है, दो जहाज थे, मतलब पानी के जहाज है ये, है ना। कोमागाता मारू और तोशा मारू गाता दो जहाज, पानी के जहाज थे। ये कनाडा जा रहे थे। कहां जा रहे थे, कनाडा जा रहे थे, है ना, कनाडा। ठीक, होता क्या है, लेकिन इसको कनाडा में अलाउ नहीं किया गया, है ना, बट वॉज नॉट अलाउड टू स्टे इन द वैंकूवर डॉकयार्ड। कहां पे इनको, वैंकूवर डॉकयार्ड जा रहे थे, वहां पे इनको अलाउ नहीं किया गया, बोला वापस घूम जाओ, एकदम वहीं से वापस घूम जाओ, आगे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वैंकूवर ना जाके फिर ये मुड़ता है और ये चल जाता है बजबज डॉकयार्ड। कहां जाता है, इंपॉर्टेंट यही है, क्या कहां जाता है, बजबज डॉकयार्ड नाम है, नाम ही है, ठीक है, बजबज डॉकयार्ड। तो ये चल जाता है बजबज डॉकयार्ड में। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बजबज डॉकयार्ड में ब्रिटिशर खड़े रहते हैं और इन पे क्या होता है, इनको वहां से भी वापस भेज देता है बेसिकली। फिर ये कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता पे इन पे लाठीचार्ज हो जाता है। इसको बस ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट नाम है दोनों जहाजों का, कोमागाता मारू और तोशा मारू गाता। या पूछेगा कि कोमागाता मारू इंसिडेंट कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। गदर पार्टी 1913 में, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। ठीक है, चलो देखो समझ में आ रहा होगा ना, अभी तक क्लास में आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कितनी डिटेल में चीजें मैं बता रहा हूँ, एक एक ईयर में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके जाना कि कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, देखो उसके बाद है 1915। 1915 में क्या होता है, मोहनदास करमचंद गांधी जो है पहली बार भारत आते हैं। ठीक, पहला भाषण, इनके बारे में जितने क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं। पहला भाषण 1916 में बीएचयू में। बीएचयू की स्थापना किसने की, मदन मोहन मालवीय ने। किसने, मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की। ठीक है, बीएचयू में इन्होंने पहला भाषण दिया 1916 में। ठीक, साबरमती आश्रम की स्थापना की महात्मा गांधी ने। गुरु गोपाल कृष्ण गोखले क्या है, पॉलिटिकल गुरु। इनके गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट थे कि एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल की गरम दल, नरम दल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1917 में बात करते हैं। 1917 में चंपारण आंदोलन, कहां पे, बिहार में, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, है ना। यहां पे क्या होता है, यहां पे 3 कटिया सिस्टम होता है, जो मैंने आपको क्लास में बताया भी था। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे इसको 3 कटिया आंदोलन भी बोलते हैं या चंपारण आंदोलन बोलते हैं, है ना। फिर बात करते हैं तो राजकुमार शुक्ला ने इसको शुरू किया, इन्होंने गांधी जी को बुलाया। राजकुमार शुक्ला का नाम ध्यान रखेंगे, इसमें बकत मियाँ का नाम याद रखेंगे। बकत मियाँ, जब गांधी जी आते हैं बिहार में तो बकत मियाँ क्या करते हैं, इनको बचाते हैं विषैला दूध पीने से, है ना, पॉइजनस मिल्क पीने से बचाते हैं। ठीक है, और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया महात्मा गांधी ने, चंपारण में ही किया। क्या किया, चंपारण में ही किया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो 3 कटिया सिस्टम क्या था। 3 कटिया में बोला गया था कि 20 पार्ट में से 3 पार्ट पे क्या होगा, इंडिगो की खेती होगी, नील की खेती होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, और इतना हो गया, आगे बढ़े। पहली बार अगर बात करते हैं तो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कब किया। पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कब किया, तो ये किया पहली बार साउथ अफ्रीका में 1907 में, जब भारत में सूरत का स्प्लिट हुआ, उस टाइम पे पहली बार उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और दूसरी बार भारत में पहली बार कब करता है, चंपारण में 1917 में। फिर होता है 1918 में ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के पास जाते हैं,
जहां पे मजदूर और मालिक के बीच में झगड़ा चल रहा था, है ना। मजदूर जो है वो बोनस की मांग कर रहे थे कि बोनस दिया जाए, है ना। इसी आंदोलन में क्या होता है, गांधी जी पहली बार अनशन पर बैठते हैं। जो अनशन है मतलब हड़ताल है, भूख हड़ताल जो बोल सकते हैं, वो पहली बार गांधी जी इसी में करते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, है ना। बोनस जो है पहले बोला गया था कि 24% दिया जाएगा, फिर बाद में जो है बढ़ाकर 35% बोनस दिया गया। मांग तो थी 50% की, पर उतना दिया नहीं गया, 35% बोनस ही दिया गया, लेकिन दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 1918 में। अब देखिए कुछ कुछ फैक्ट है ना, जो अब इसमें कमेंट मत करना कि सर फैक्ट नहीं है, ये नहीं है। सारी किताबों में अलग अलग कुछ कुछ फैक्ट है, ठीक है। तो जो मुझे फैक्ट जहां से मिला है मैं वो बता रहा हूँ। तो जो उन चीजों जो मैंने नहीं लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो लिखा है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। जो मैंने नहीं लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना, वो पूछा नहीं जाएगा कभी। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में एक क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, तो मैं बताता जा रहा हूं साथ में, ठीक है। तो उस पर ध्यान नहीं देना, जो मैंने लिखा है इस पे, उस पर ध्यान देना है कि वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। चलो, 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है ना, खेड़ा। तो खेड़ा में क्या होता है, गांधी जी का ये प्रथम किसान आंदोलन है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917। गांधी जी का प्रथम अनशन अहमदाबाद 1918। गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन खेड़ा 1918, ठीक है। गांधी जी का पहला भाषण 1916 BHU, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी का पहला किसान आंदोलन कहां होता है, ये होता है खेड़ा में। और गांधी जी ने यहां पे नारा दिया था, कर नहीं मतलब नो टैक्स, कर नहीं मतलब नो टैक्स, ठीक है। नो टैक्स कैंपेन, इसी को क्या बोलते हैं, नो टैक्स कैंपेन बोलते हैं, नो टैक्स कैंपेन, ठीक है। ठीक है, यहां लिखा हुआ मैंने लिख भी दिया सब कुछ, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं 1919 पे। 1919 में क्या होता है, 1919 में आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में यह बोला गया था कि अगर आप ब्रिटिशर जो है वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपको बंदी बना सकते हैं बिना किसी वारंट के। आपको बताया भी नहीं जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया, क्यों आपको बंदी बनाया गया, और बिना कुछ बताए बिना कुछ बोले आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये ब्रिटिश कर सकते हैं बिना वारंट के, यही था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को बोला गया ब्लैक लॉ। किसने बोला, गांधी जी ने। गांधी जी क्या बोलते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है, एक ब्लैक लॉ है, मतलब एक काला कानून है, ठीक है, काला कानून। उसके बाद यहां पे आंदोलन शुरू होता है। अब यहां से थोड़ा और चीजें डीप में जाएंगे। अमृतसर में आंदोलन देख रहे थे सत्यपाल और किचलू। दो नाम ध्यान रखिएगा, सत्यपाल और किचलू। सत्यपाल और किचलू को ओ डायर अरेस्ट कर लेता है। सत्यपाल और किचलू को क्या होता है, अरेस्ट कर लेता है ओ डायर, ठीक है। बेसिकली अमृतसर से नेतृत्व कर रहे थे सत्यपाल और किचलू। सत्यपाल और किचलू जो है वो अमृतसर से बहुत फेमस प्रोमिनेंट लीडर बोले जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे अमृतसर से, ठीक है। तो इनको कर लिया जाता है अरेस्ट। कौन करता है, ओ डायर, ठीक है। अब इसी का विरोध करने के लिए अब हम बढ़ रहे हैं जालियांवाला बाग की तरफ, ठीक है। वो वाली बातें जो है उसका बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो सत्यपाल और किचलू का अरेस्ट हुआ। इसी का विरोध करने के लिए हजारों की संख्या में लोग जालियांवाला बाग में आते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड बस रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार। चलिए, इसी का विरोध करने के लिए क्या होता है कि हजारों लोग जो है वो आपके जालियांवाला बाग में आते हैं, ठीक है। और उन पर गोली चला दी जाती है। उस टाइम पे बैसाखी भी थी, उस टाइम पे बैसाखी मेला भी लगा था, तो इसलिए भी लोग जो है जालियांवाला बाग में आते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे क्या किया, उन पे गोली चला दी गई, उन पे गोली चला दी गई, क्लियर है। फिर जालियांवाला बाग मैसेकर हो गया 1919 में। फिर क्या होता है, फिर इस पे एक कमेटी बनाई जाती है। एक कमेटी बनती है, इसको बोलते हैं हंटर कमेटी, और ये ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई। ये जो हंटर कमेटी है, इसके रिपोर्ट से भारतीय जो है खुश नहीं थे। इन्होंने बोला कि भारतीयों की गलती है, ब्रिटिश की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इससे भारतीय जो है वो खुश नहीं थे। फिर क्या होता है, भारतीयों ने अपनी कमेटी बनाई, जिसको हम बोलते हैं तहकीकात कमेटी। इसको हम बोलते हैं तहकीकात यानी कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, ठीक है। और बोला कि अंग्रेजों की गलती थी, अंग्रेजों की, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं 1919 पे ही। 1919 में क्या होता है, टर्की और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई होती है ना। इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आ गए हम। तो यहां पे क्या हो रहा है, टर्की जो है जिसको हम ओटोमन एम्पायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओटोमन एम्पायर। तो ओटोमन एम्पायर और इंग्लैंड में क्या हो रहा है, जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इंग्लैंड जीत जाते हैं। तो इंग्लैंड जीत जाते हैं तो क्या होता है कि जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो खत्म हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। वही उसी का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, टर्की में जो रिलीजियस हेड होते हैं मुस्लिम के, उनको खलीफा बोलते हैं, है ना। तो खलीफा पे एक ट्रीटी लगाई गई, इसको बोलते हैं सेबरे की ट्रीटी। ये नाम ध्यान रखिएगा, सेबरे की ट्रीटी, सेबरे की संधि। हिंदी में क्या बोलते हैं, सेबरे की संधि। हिंदी में क्या बोलते हैं, सेबरे की संधि, ठीक है। तो इस टाइम पे सेबरे की संधि खलीफा पे लगाई जाती है, क्लियर। अब होता क्या है,
ये सेबरे की संधि लगती है तो जो भारतीय मुसलमान है वो क्या होते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है, खिलाफत मूवमेंट की, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत जो है दो भाइयों ने की थी, जिनका नाम था शौकत अली और लियाकत अली। शौकत अली और लियाकत अली, जिसको बोलते हैं अली ब्रदर। क्या बोलते हैं? शौकत अली और लियाकत अली, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं तो 1920 में नन कपरशा मूवमेंट स्टार्ट होता है, गांधी जी करते हैं। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो समझौता करते हैं, समझौता के लिए भारत आते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स क्या करते हैं? समझौते के लिए भारत आते हैं 1921 में, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कुछ, उसको ध्यान दीजिएगा। पहला, पिंगली वेंकैया ने तिरंगा का डिजाइन दिया। इस टाइम पे 1921 में ही क्या होता है, पिंगली वेंकैया ने, जो भारतीय तिरंगा है आज का, आप देखते हैं उसका डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने दिया था 1921 में ही। 1922 में चौरी चौरा कांड होता है गोरखपुर में। चौरी चौरा कहां है? चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में पड़ता है। इस टाइम पे यह कांड होता है ना, यहाँ पे पुलिस वालों को जला दिया गया था पुलिस स्टेशन में, ठीक है। 1923 में क्या होता है? स्वराज पार्टी की स्थापना। 1923 में क्या होता है? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू स्थापना करते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में स्वराज दल होता है एक। बिहार में क्या होता है? स्वराज दल की स्थापना होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। श्री कृष्णा सिंह करते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 1924 पे। तो 1924 की जब बात करते हैं तो कानपुर में सचिंद्र सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन की शुरुआत की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की शुरुआत कौन करते हैं? सचिंद्र सन्याल। ये मैंने आज आपको बीपीएससी की क्लास में पढ़ाया भी था, है ना। ये मैंने आज आपको पढ़ाया था। तो 1924 में, आज नहीं, मतलब जब मैं वीडियो डाल रहा हूं तो मतलब एक दिन पहले, है ना, 26 नवंबर को मैंने पढ़ाया लास्ट क्लास में। तो कानपुर में सचिंद्र सन्याल ने HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, ओके। और इनकी एक पार्टी थी ये। और हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो इनकी किताब है, सचिंद्र सन्याल की क्या है, एक किताब है जिसका नाम है बंदी जीवन। बंदी जीवन इन्होंने सेलुलर जेल में लिखा था। कहां लिखा था? सेलुलर जेल में, बंदी जीवन, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1925 में। 1925 में काकोरी ट्रेन कांड होता है, जिसको आज जो है हम बात करें, अगर यूपी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ये काकोरी ट्रेन कांड नहीं है, काकोरी ट्रेन एक्शन है ना, या ट्रेन एक्शन मूवमेंट बोला गया है। यूपी गवर्नमेंट ने क्या बोला? यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि इसको काकोरी ट्रेन कांड नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ट्रेन एक्शन मूवमेंट, है ना। 1925 में ये हुआ। यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्या हुआ? काकोरी ट्रेन कांड हुआ। काकोरी ट्रेन कांड में क्या हुआ कि कौन कौन लोग थे, पहले ये तो इंपॉर्टेंट है, ये जानो। तो इसमें लोग कौन कौन थे? लोग थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन आरा और राजेंद्र लहरी, है ना। इसमें क्या थे? ये चार लोग थे। कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन आरा और राजेंद्र लहरी। अब ये चार लोग मैंने अलग क्यों लिखे? क्योंकि इनको फांसी हो गई थी, इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और पंडित चंद्रशेखर जो है वो बच जाते हैं। पंडित चंद्रशेखर जो है क्या बच जाते हैं, बाकी चारों को फांसी हो गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन आरा और राजेंद्र लहरी को फांसी हो जाती है, ठीक है। काकोरी ट्रेन ये कब होता है? 1925 में, 1925 में, ठीक। फिर हम बात करते हैं 1926 की। तो 1926 में क्या होता है? भगत सिंह का आगमन। भगत सिंह यहाँ पे आपको देखेंगे पिक्चर में आएंगे, है ना। भगत सिंह क्या होंगे? पिक्चर में आएंगे, ठीक है। और भगत सिंह आएंगे तो लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना कौन करते हैं? भगत सिंह। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना होती है, जो कि भगत सिंह करते हैं। कब? 1926 में, 1926 में, ठीक। 1927 में क्या होता है? 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है, इंग्लैंड से, है ना। बेसिकली साइमन कमीशन जो है वो स्टार्ट होता है 1927 में, और ये भारत आता है 1928 में दिसंबर में, है ना। 1928 के दिसंबर में क्या होता है? ये भारत आता है। क्लियर? साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन आएगा तो इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, लाला लाजपत राय। इसमें नारा दिया गया था साइमन गो बैक का। साइमन गो बैक का इसमें क्या किया गया था? नारा दिया गया था साइमन गो बैक का, ठीक। अब होता क्या है कि स्कॉट नाम का एक व्यक्ति था। स्कॉट जो है वो लाला लाजपत राय पे लाठी से बेसिकली लाठी चार्ज हो गया था, जो भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लाठी चलाई गई। जब स्कॉट ने लाठी चलाई तो इसके कारण क्या हुआ? लाला लाजपत राय को चोट लग गई थी, और चोट लगने के कारण क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। स्कॉट ने मारा था। किसने मारा था? स्कॉट ने। 1928 में क्या होता है? 1928 में बदला लेने के लिए 1924 में जो सचिंद्र सन्याल ने जो बनाया था HRA, और 1926 में जो नौजवान सभा बनी थी, जो बनाया था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने जो बनाया था, है ना।
इन दोनों को जोड़ के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया जाता है, इसको बोलते हैं HSRA। तो HSRA की स्थापना 1928 में होती है लाल लाजपत राय की मृत्यु के बाद। ठीक है, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सॉन्डर्स को गोली मार दी। सॉन्डर्स को क्या किया? गोली मार दी। ठीक है, सॉन्डर्स को गोली मार दी। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक, 1929 में क्या होता है? भगत सिंह का ट्रायल होता है, लाहौर बम कांड, इसको लाहौर बम कांड भी बोलते हैं या लाहौर षड्यंत्र केस भी बोलते हैं। ठीक है, तो भगत सिंह का ट्रायल होता है, इसको लाहौर बम कांड भी बोलते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस भी बोलते हैं। ठीक, फिर आप देखेंगे कि HSRA ने असेंबली हॉल में बम फेंक दिया। HSRA ने क्या किया? असेंबली हॉल में, लाहौर में जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसमें क्या किया? बम फेंक दिया, है ना। ये बम फेंका गया था किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवाज उठाने के लिए, है ना। इस मकसद से नहीं फेंका गया था कि किसी को चोट लगे, और किसी को चोट लगी भी नहीं थी। और यहाँ पे जो हमारे जो रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो है, उन्होंने खुद को सरेंडर भी कर दिया था। ठीक है, 1929 में हम बात करते हैं तो यह लोग गिरफ्तार हो गए, है ना, जब इन्होंने बम फेंका। और 1930 में क्या होता है? इन पे मुकदमा चलाया गया। तो 1928 में पार्टी बनी, 1929 में बम फेंका, 1928 में ही जो आप देखेंगे कि सॉन्डर्स को गोली भी मारी, और 1930 में मुकदमा चला। 1931 में 23 मार्च का वो दिन था जब इनको फांसी हो गई, है ना, जब इनको फांसी हो गई। क्लियर है? तो यहां तक की बातें आपको क्लियर होंगी, है ना। अब हम बात करते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने शुरुआत की थी 1905 से। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1905 से हमने शुरुआत की थी, फटाफट से ऊपर आते हैं। देखिए 1905 में क्या होता है? आपका विभाजन होता है, किसका? बंगाल का। बंगाल विभाजन होगा। बंगाल विभाजन के बाद क्या होता है? आपका स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है। स्वदेशी मूवमेंट शुरू होगा, इस टाइम पे आपका शोक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 1906 में ढाका का नवाब जो होता है सलीमुल्लाह खान, वकार उल मुल्क और आगा खान, तीनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। ओके, 1908 में बात करते हैं तो किंग फोर्ड जज के ऊपर जो है बम फेंकते हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, है ना। खुदीराम बोस को फांसी, प्रफुल्ल चाकी गोली मार लेते हैं खुद को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस क्या है? खुदीराम बोस क्या है? यंगेस्ट रिवोल्यूशनरी है, यंगेस्ट क्रांतिकारी है जिनको फांसी दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। फिर 1908 आता है अलीपुर षड्यंत्र, उसमें हम बात की थी अरविंद घोष और बरिंदर घोष के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नारायण गोसाई जो है वो क्या, नरेंद्र गोसाई क्या करता है? बताया था अंग्रेज को कि यहाँ बम बनाया जा रहा है। उसमें CR दास अरविंद घोष को बचाते हैं। फिर अरविंद घोष जो है आश्रम की स्थापना करते हैं, इसको बोलते हैं ओरी वाइले। ओके, साबरमती गांधी जी और सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1909 में अरुंडेल कमेटी आती है जो बोलती है कि हिंदू मुस्लिम को विभाजन करना पड़ेगा तभी अलग होंगे। मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म पहली बार बात करता है मुस्लिम इलेक्टोरेट के बारे में। 1910 में हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, जहां पे हम जतिंद्र नाथ मुखर्जी के बारे में बात करते हैं, JN मुखर्जी के बारे में, जिनको हम बोलते हैं बाघा जतिन। ठीक है, 1911 में हार्डिंग टू तीसरा दिल्ली दरबार, राजा पंचम और रानी मेरी आती है भारत में। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और दिल्ली राजधानी घोषणा की जाती है। और दिल्ली राजधानी बनती कब है? 1912 में, है ना। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, कहां पे? अमेरिका में। पहले अध्यक्ष कौन बने? सुहन सिंह बखना। ठीक है, 1914 में कोमा गातू मारू और तोशा मारू गाता वाला जो है कहानी हुआ था, है ना, जहां पे लाठीचार्ज हो गया था इनके ऊपर। ठीक है, वैंकूवर डॉकयार्ड जा रहे थे। 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं, पहला भाषण BHU में। 1916 में स्थापना BHU किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना की, पहली बार चंपारण गए, चंपारण में इन्होंने तिनकटिया सिस्टम के खिलाफ जो है आंदोलन किया, और पहली बार सत्याग्रह को चंपारण में भारत में यूज किया। राजकुमार शुक्ला ने जो है गांधी जी को बुलाया था। ठीक है, ये सब बातें हमने की। उसके बाद बात करते हैं तो पहली बार साउथ अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है, मजदूर और मालिक के बीच में। मजदूर बोनस मांगते हैं, मालिक नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार गांधी जी अनशन पे बैठते हैं, और फिर यहाँ पे उनका जो मांग थी उससे 35% उनको बोनस मिल जाता है। ठीक है, 1918 में खेड़ा जाते हैं। खेड़ा में इनका पहला किसान आंदोलन था, ये ध्यान रखिएगा, नारा था नो टैक्स कैंपेन भी इसको बोलते हैं। 1919 में रॉयल टैट होता है और जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। ठीक है, रॉयल टैट के खिलाफ में बात करते हैं तो सत्यपाल और किचलू जी जो है, जो अमृतसर के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, वो क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करते दौरान क्या होता है? इनको अरेस्ट कर लिया जाता है ODR के द्वारा, और बैसाखी भी थी उस टाइम पे। तो बाकी जलियांवाला बाग में क्या होता है कि जो इनको जब अरेस्ट किया गया तो इनका अरेस्ट के अगेंस्ट में जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे वो लोग आए थे जलियांवाला बाग में, प्लानिंग कर रहे थे, है ना। और बैसाखी का भी टाइम था, बहुत फैमिली भी आई हुई थी, उस टाइम पे भी गोली चल जाती है और ये कांड हो जाता है। ठीक है, और कमेटी बनाई जाती है, मैंने बता दिया आपको सब कुछ। उसके बाद हम बात करते हैं खिलाफत कमेटी के। तो खिलाफत कमेटी कैसे बने आपको पता है, खिलाफत मूवमेंट जो शुरू होता है। ठीक है, शौकत अली और लियाकत अली शुरू करते हैं, अली ब्रदर्स से।
और 1920 में नन कॉर्पोरेशन, 1921 में प्रिंस वेल्स भारत आते हैं ताकि वो समझौता कर पाए। पिंगली वेंकैया 1921 में ही तिरंगा का डिजाइन देते हैं, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा कांड होता है गोरखपुर यूपी में, जिस कारण नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना कृष्णा सिंह, ठीक है, बिहार में। 1924 में कानपुर में सचिंद्र सन्याल ने एचआरए की स्थापना की, ओके, और बंदी जीवन नामक किताब लिखी सेलुलर जेल में। उसके बाद 1925 में काकोरी ट्रेन कांड, जिसको हम ट्रेन एक्शन मूवमेंट बोलते हैं आज, है ना, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन नारा, राजेंद्र लहरी, इन चारों को फांसी और पंडित चंद्रशेखर आजाद बच जाते हैं, ठीक। 1926 में भगत सिंह का आगमन होता है, लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना होती है, और 1927 में साइमन कमीशन भारत के लिए निकलता है, 1928 में पहुंच जाता है। इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय और बाकी सारे लोग। लाला लाजपत राय को स्कॉट जो है वो मारता है लाठी से और उनको चोट लग जाती है बहुत ज्यादा, और इसके कारण उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। 1928 में बदला लेने के लिए एचआरए और एचएसआरए मिल जाते हैं, एचएसआरए बनता है। सॉन्डर्स की हत्या, 1929 में ट्रायल, 30 में मुकदमा, और उसके बाद 31 में फांसी, ठीक। अब आते हैं आगे, 1928 में बात करते हैं तो नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू लेके आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1928 में क्या आती है, नेहरू रिपोर्ट। 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू, जो कि उनका बेटा था, वो क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, और तिरंगा वहां पे लहराया जाता है लाहौर में। कहां पे होती है, लाहौर में, ठीक। उसके बाद बात करते हैं तो 1930 में, है ना, 1930 में क्या होता है, अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया। कर का मतलब होता है टैक्स, है ना। तो इस टाइम पे अंग्रेजों ने क्या किया था, सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था। सॉल्ट टैक्स 1930 में लगता है। 1930 में ही पहला फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, जिसको हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके जो है बी आर अम्बेडकर जी पार्ट लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। गांधी जी सेकंड वाले में, ठीक है। 1930 में आपका दांडी यात्रा होगा, नमक सत्याग्रह शुरू होता है, जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। 12 मार्च को शुरू होगा, साबरमती से चलेंगे, 5 अप्रैल को पहुंचते हैं, दांडी पहुंचते हैं, ठीक है। और 5 को कि 6 को पहुंचते हैं, 6 को पहुंचते हैं, ठीक है। और नमक कानून जो है उनको उसको तोड़ा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं तो 6 अप्रैल को 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। 1930 के बाद अगर हम बात करें तो 1930, 31 और 32 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की गई है, 30, 31 और 32 में, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो बी आर अम्बेडकर है वो तीनों में पार्ट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बी आर अम्बेडकर जो है तीनों में पार्ट लेंगे, ओके। रामजे मैकडोनल्ड इरविन जो है, इरविन को बोलते हैं। इस टाइम पे क्या था, देखिए समझिए बात को, हुआ क्या था ना, इस टाइम पे जो ब्रिटेन के प्रेसिडेंट थे वो थे रामजे मैकडोनल्ड। इन्होंने इरविन को ये बोला, इरविन उस टाइम पे वाइसरॉय था, मतलब वाइसरॉय नहीं था, ये बाद में बनता है, लेकिन उस टाइम पे भारत में था। तो इसको बोला गया, ठीक है, इरविन को बोला गया कि गांधी क्यों नहीं आए, है ना, कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को क्यों नहीं शामिल किया गया, क्यों नहीं गांधी जी आए कॉन्फ्रेंस में, ये बोला जाता है, ठीक है। तो इरविन ये बोलता है कि वो आंदोलन में, गांधी जी आंदोलन में बिजी हैं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आए, ठीक है। देखो क्या होता है, 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। तो 1930 में जब कॉन्फ्रेंस होता है तो जो रामजी मैकडोनल्ड है वो ये बोलता है कि गांधी जी क्यों नहीं आए, है ना, इसमें। तो गांधी जी, फिर इरविन बोलता है कि गांधी जी इसलिए नहीं आए क्योंकि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करके एक मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, इसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में होता है ना, इस टाइम पे होता है। इसको हम लोग दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, दिल्ली पैक्ट भी इसी को बोलते हैं 1931 में, है ना। और गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ गए, पर इस कॉन्फ्रेंस को में अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की बात की, जो कि गांधी जी को पसंद नहीं आई और कांग्रेस को पसंद नहीं आई, इसलिए क्या करते हैं ये लोग, इससे विड्रॉ कर लेते हैं और इससे नाराज होकर चले जाते हैं, ठीक है। जातिगत चुनाव, क्या बोला गया, जातिगत चुनाव, इसका मतलब क्या होता है, जातिगत चुनाव, कम्युनल अवार्ड के बारे में बात की गई थी, ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी नाराज होकर वापस आ गए, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं तो 1932 हुआ। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, है ना। इस टाइम पे वाइसरॉय जो थे वो विलिंगटन थे। विलिंगटन गांधी जी को पूना में बंद कर दिया। विलिंगटन ने क्या किया, गांधी जी को पूना में बंद कर दिया, कौन से जेल में, यरदवा जेल में, ओके, यरवदा जेल में, यरवदा होना चाहिए ना, ये यरवदा होता है, यरवदा जेल में, यरवदा जेल में बंद कर दिया गया गांधी जी को, कब, 1932 में, ठीक। उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है ना, क्या होगा, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में साइन होता है, ठीक। क्या होता है, 1932 में पूना पैक्ट साइन होगा और ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में साइन होता है ना। उसके बाद बात करते हैं तो 1933 में गांधी जी जो है वो हरिजन पत्रिका की शुरुआत करेंगे, किसकी, हरिजन पत्रिका की। गांधी जी हरिजन पत्रिका की शुरुआत करेंगे, हरिजन पत्रिका,
ठीक है, 1933 में, 1933 में, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, 1928 में आपका आया नेहरू रिपोर्ट, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग, 1930 में आपका जो है 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, है ना, और उसके बाद 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा, ठीक। और 1930 में ही आपका सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट स्टार्ट होता है। 12 मार्च से साबरमती के लिए, साबरमती आश्रम से चलते हैं, ओके, दांडी के लिए, और 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं। 6 मार्च को सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद हमने क्या बात की, हमने बात की 1931 में मतलब रामजी मंडल पूछता है कि गांधी जी ने 1930 वाले में क्यों नहीं ज्वाइन किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इरविन बोलता है कि क्योंकि वो मूवमेंट में बिजी है। तो 1931 वाला जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें गांधी जी पार्ट लेते हैं, लेकिन वहां बात की गई कम्युनल अवार्ड के बारे में, है ना, इसीलिए फिर गांधी जी नाराज हो गए। और जो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था 1931 में, उसको क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, या फिर दिल्ली पैक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। उस टाइम पे विलिंगटन वाइसरॉय था, उसने गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया, जो कि पूना में है, ठीक, कहां है, पूना में। 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है, जो कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में साइन होगा। 1933 में गांधी जी जो है वो हरिजन पत्रिका की शुरुआत करेंगे, ठीक है। 1934 में 1934 में गांधी जी अंबेडकर की बात समझकर हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। तो पूछेगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, तो गांधी जी ने। हरिजन पत्रिका की स्थापना किसने की, तो वो भी गांधी जी ने, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 1934 हो गया, तो 33 में हरिजन पत्रिका, 34 में हरिजन सेवक संघ। 1935 में 1935 में अंग्रेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, भारत शासन अधिनियम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1936 में। 1936 में रहमत अली खान ने शब्द दिया पाकिस्तान, ओके, रहमत अली खान ने क्या किया, शब्द दिया पाकिस्तान 1936 में। उसके बाद हम बात करते हैं तो 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ, फैजपुर में अधिवेशन हुआ, ठीक है, फैजपुर अधिवेशन, क्लियर। उसके बाद 1938 में क्या होता है, एक सेकंड, क्या हो गया, हाँ, उसके बाद 1938 में क्या होगा, 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है, ओके, वो रिजाइन कर देते हैं अपने पद से। एक मिनट इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। चलो, तो अब क्या हो रहा है, अब आते हैं 1938 के समय पे। 1938 में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है ना, वो अपने पद से, ये बेसिकली आईएनसी के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, है ना, लेकिन ये अपने पद से रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, पद से रिजाइन कर देते हैं 1939 में। देखो मैं आपको समझाता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो समझो। क्रोनोलॉजी में ये हो रहा है कि 1930, 31 और 32 हो चुका है, ठीक है, 1930, 31, 32 हो चुका है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया है, ठीक। 1932 में ही गांधी जी को अरेस्ट करता है विलिंगटन। 1932 में ही आपका साइन होता है पूना पैक्ट, जो कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में साइन होता है। 1933 में गांधी जी हरिजन पत्रिका की शुरुआत करते हैं। 1934 में गांधी जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। और 1935 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं तो 1936 में क्या होता है, रहमत अली खान ने पाकिस्तान शब्द को दिया, ठीक। 1937 में क्या होता है कि फैजपुर में अधिवेशन हुआ, ठीक है। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो आईएनसी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, आईएनसी के प्रेसिडेंट। मैंने बताया था आपको कि सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया जो है, इनके बीच में लड़ाई हुई थी, मतलब फाइट हुई थी बेसिकली इलेक्शन के लिए, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस जो है जीत जाते हैं। लेकिन 1939 में क्या होता है, 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस फिर से बनते हैं, है ना, प्रेसिडेंट, एक साल के लिए फिर से बनते हैं 1939 में, लेकिन इस बार वो रिजाइन कर देते हैं, इस बार वो रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन जैसे ही करते हैं तो इनके रिजाइन करने के बाद क्या होता है, इस्तीफा देने के बाद, रिजाइन मतलब क्या होता है, इस्तीफा, इस्तीफा देने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपनी एक नई पार्टी एस्टेब्लिश करते हैं, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, ओके, देशभक्तों का देशभक्त, ओके। सुभाष चंद्र बोस जो है उनको गांधी जी ने बोला था कि ये देशभक्तों का देशभक्त है। देशभक्तों का देशभक्त किसको कहा गया है, सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। किसने कहा, गांधी जी ने कहा है, ठीक है, देशभक्तों का देशभक्त। उसके बाद हम बात करें तो इनकी आत्मकथा है इंडिया स्ट्रगल, इनकी एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है, इंडिया स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल, ठीक। फिर बात करेंगे 1940 में। 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी, है ना, उस टाइम पे पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। और उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे पावरनार सत्याग्रह भी शुरुआत हुआ था, ओके। कोई पूछेगा कि पावरनार सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 1940 में पावरनार सत्याग्रह, ओके। और यहाँ पे मुस्लिम लीग और बी आर अम्बेडकर जो है दोनों जुड़ जाते हैं,
मुस्लिम लीग और बी आर अम्बेडकर दोनों क्या करते हैं, साथ में आते हैं, जुड़ जाते हैं पावरनर सत्याग्रह में। ठीक है, ये पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में हुई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अब देखो क्या होता है कि हुआ क्या कि जब बी आर अम्बेडकर ओके और मुस्लिम लीग ये दोनों जुड़ गए साथ में 1940 में, तो जुड़ने के बाद ये लोग शुरू करते हैं मुक्ति दिवस को, है ना। ये क्या करेंगे, मुक्ति दिवस मनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मांग कर दी गई है, तो अभी क्या क्या मनाएंगे, मुक्ति दिवस मनाते हैं, मुक्ति दिवस 1940 में, है ना। फिर 1942 में क्या होता है, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्या आता है, क्रिप्स मिशन क्या करता है, भारत आता है। ठीक, भारतीयों को वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़ाने के लिए क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आया था कि भारतीयों को यह कन्विंस किया जाए कि वो अंग्रेजों की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े। क्लियर है ना, उसलिए क्रिप्स मिशन भारत में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, अगस्त क्रांति भी इसको बोलते हैं, इसमें नारा दिया गया था क्या, करो या मरो का, करो या मरो का नारा दिया गया था। ये इसी टाइम पे शुरू होगा 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, फिर आता है ऑपरेशन जीरो आर। ऑपरेशन जीरो आर क्या होता है, अंग्रेजों का ऑपरेशन था भारतीयों को पकड़ने के लिए। ठीक है, मतलब अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आर शुरुआत की ताकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 1942 वाले में, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में जो लोग भाग ले रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाए। ऑपरेशन जीरो आर अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। फिर है 1944 में वेवल प्लान आया। क्या आया, वेवल प्लान आया 1944 में, 1944 में, है ना। वेवल उस टाइम पे वाइसरॉय था। तुम लड़ो हम आजाद कर देंगे। क्या बोला गया कि तुम लड़ाई करो, है ना, हम क्या करेंगे, हम आपको आजाद कर देंगे। ये वेवल का प्लान था, आसान भाषा में यही बोला गया था। 1944 में क्या होता है, फिर से एक मिनट, 1944 में क्या होता है, राजगोपालचारी फॉर्मूला आया। राजगोपालचारी फॉर्मूला में बस इतना कहा गया था कि हिंदू मुस्लिम अगर साथ में मिलकर लड़ेंगे तो क्या होगा, हमें आजादी मिल जाएगी। ये राजगोपालचारी फॉर्मूला था। ठीक, अब आते हैं 1945 पे। 1945 में क्या हुआ, शिमला समझौता हुआ था जो फेल हो जाता है ना। यहाँ पे शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता जो कि फेल हो जाता है, 1945 में हुआ था ये। फिर आपका 1946 आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। कैबिनेट मिशन प्लान कब आता है, 1946 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सहमत नहीं थे इस चीज से, कैबिनेट मिशन प्लान से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सहमत नहीं थे, है ना। फिर हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि 1946 में ही क्या होगा, डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत होती है। डायरेक्ट एक्शन डे में बहुत मारकाट होती है कलकत्ता में, है ना, वेस्ट बंगाल में। सीधा कार्रवाई दिवस बोलते हैं इसको, डायरेक्ट एक्शन डे। भारत में बहुत ज्यादा दंगे हुए थे इस दिन, है ना, ये मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किए गए थे। 1946 की बात करते हैं तो रॉयल नेवी विद्रोह हुआ था। रॉयल नेवी ने विद्रोह कर दिया 1946 में, और 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे भी आ गया। 1947 में फिर लास्ट में क्या होता है, माउंटबेटन का प्लान आता है, या इसको बाल्कन योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल्कन योजना, मतलब टुकड़ों में कर दो, है ना। बाल्कन क्या होता है, बाल्कन कंट्रीज क्या होती है, टुकड़ों में हो गई थी ना बाल्कन कंट्रीज, छोटे छोटे टुकड़े थे वो। तो उसी प्रकार से माउंटबेटन प्लान आता है जिसमें भारत का विभाजन का बात किया गया, तो भारत के टुकड़े हो गए उस दिन, तो इसीलिए बोला जाता है कि बाल्कन योजना थी। ठीक है, और 1947 में क्या होता है कि हमें आजादी मिलती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान को मिल जाती है आजादी, और 15 अगस्त को भारत आजाद होता है। ठीक है, तो ये थे आपके कंप्लीट माइंड मैप मॉडर्न हिस्ट्री के, है ना। ये वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख जाओ। आई होप कि मैंने जस्टिस किया होगा, और मैंने आपको बहुत सारी चीजें मैंने आपको रिवाइज करने की कोशिश की बहुत कम टाइम में, है ना। मेरा मोटिव इसमें ये बिल्कुल नहीं था कि मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊं। मेरा मोटिव ये था कि एक ऐसी वीडियो मैं बनाऊं कि जिसमें आपका एक बार देखने पे क्या हो, पूरा क्रोनोलॉजी क्या हो, माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, तो अगर आप 3-4 बार देख लेते हो तो माइंड में आपकी चीजें सेट हो जाएंगी। इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कम से कम आप आंसर आराम से कर पाओगे, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। सो आई होप आपने वीडियो देखा होगा और आपको काफी पसंद आया होगा। अब 2-3 बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात ये कि वो जो नोट्स है वो काफी पुराने हैं, पिछले साल के नोट्स है, तो उसमें कहीं कहीं पे राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक है, जिसको मैं करेक्ट करके आपको पीडीएफ टेलीग्राम में भेजूंगा, उसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी, है ना। और दूसरी बात कि अगर मुझसे बोलने में कुछ मिस्टेक हुई होगी तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसे एक जगह पे अरविंद घोष लिखा है, वहां पे औरोबिंदो घोष होगा, है ना, जो आपने जो पढ़ा ना बम कांड के बारे में, है ना, अलीपुर बम कांड के बारे में, तो वहां पे बेसिकली औरोबिंदो घोष थे वो, जिनको सीआर दास ने बचाया था, ठीक है। तो वहां पे अरविंद घोष लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। वो मैंने पीडीएफ में करेक्ट कर दिया है, तभी मैं भेजूंगा आपको, है ना। और दूसरी बात ये कि हमने बात की थी लाठीचार्ज के बारे में, कि लाठीचार्ज हुआ था किस पे, लाल लाजपत राय पे। तो एक्चुअली वो स्कॉट ने नहीं किया था, स्कॉट ने ऑर्डर दिया था और सॉन्डर्स ने किया था, है ना। इसीलिए बाद में फिर सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं भगत सिंह, है ना। तो ये भी कहानी है। तो
तो 2-3 चीज़ें मैंने जो है करेक्शन करके मैंने पीडीएफ आपको भेजी है, तो उसकी चिंता नहीं करनी, पीडीएफ में आपको करेक्ट ही मिलेगा, है ना। तो जो क्लास में जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो आप देख लीजिएगा, है ना। बाकी मतलब फैक्चुअली चीज़ें मतलब गलत है मतलब कि एरर है उसमें, है ना। जो लिखने में है एरर हो गया है, तो उसमें उस हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत तेज़ी में लिखा है, टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं था, तो मैंने बहुत तेज़ी में लिखा है, इसलिए शायद उसमें थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। और मैं फ्लो में मैंने वीडियो बना रहा था मैं, तो मैं बोलता चला गया, है ना। मेरा मोटिव मैंने बताया ना, माइंड मैप था कि आपको समझाना डेट कब कब कौन कौन इवेंट हुआ है, ठीक है। मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं सब कुछ ग्रामेटिकल एरर्स चेक करूँ वगैरह चेक करूँ, और ना मेरे पास कोई टीम है ना, तो छोटा मोटा एरर जो है उसको आप मैनेज कर सकते हो, उतना अरविंद और बिंदु उतना आप समझ सकते हो, है ना, कि क्या हुआ था, ठीक है। चलो, तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।